नमस्कार देवी सज्जनों, क्या आपको मेरी आवाज़ एकदम साफ साफ आ रही है? इधर वाले बताएं, आपको मेरी आवाज़ एकदम साफ साफ आ रही है? क्योंकि बाद में हम नहीं चाहते कि आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। इधर वालों को आ रही है? ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे सामने वो हैं जिनके बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। आचार्य प्रशांत जी, फिलोसफर, ऑथर, मेंटोर, गुरु, बहुत सारी बुक्स लिखी हैं और क्लाइमेट चेंज पर बहुत सारी बात की है। सर, इतनी सारी उपाधियां आपकी जो हैं, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ इनमें से आप सबसे ज़्यादा क्या हैं तो वो क्या होगा? इसकी ज़रूरत है क्या? सबसे पहले तो सबका आभार मुझे आमंत्रित करने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो बातचीत होगी ये सभी के लिए बोध का और आनंद का थोड़ा स्रोत बनेगी, कम से कम 1 घंटे के लिए। तो आपने पूछा कि ये जितनी अलग अलग पहचानें हैं उन सब में मैं सबसे ज़्यादा क्या हूँ या मुझे सबसे ज़्यादा पसंद क्या है। मैं एक शिक्षक हूँ। मैं समझता हूँ कि हर इंसान के भीतर जो चेतना है वो बेहतर होना चाहती है। हर इंसान ऊपर उठना चाहता है। बाहरी ऊपर उठने के तरीके तो हमको सबको पता ही होते हैं और सब कोशिश कर रहे होते हैं ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ें। और आप बाहर भी जो उठना चाहते हैं वो इसीलिए क्योंकि भीतर से आपको बेहतर बनना है। भीतर एक बेचैनी रहती है, कुछ रहता है जो कहता है कि मुझे बेहतर होना है। तो वो काम कराना मेरा काम है और वही मेरी पहचान है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि लोगों को बेहतर बनाना, भीतर से बेहतर बनाना, तो ये जो सफ़र आपका रहा है जन्म से लेकर अब तक का, आपने अपने आप को कितना बेहतर पाया है? अपनी ज़िंदगी में मैं जी, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं लगभग प्रतिदिन पिछले दिन से बेहतर होता जाऊं, इस अर्थ में कि मेरी जो सीमाएं हैं, मेरे बंधन हैं, जहाँ कहीं कमियां कमज़ोरियां हैं, मैं ईमानदारी के साथ उनको पहचानता चलूं और जहाँ कहीं पिछले दिन कमी रह गई थी पूरा प्रयास करूं कि अगले दिन न रह जाए। और अगर ये प्रयास मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सकता तो मैं औरों को किस हक से बोलूँगा। क्या बात है, बहुत। तो खुद को चुनौती देते रहना हर तरीके से बहुत ज़रूरी काम है। मुझे नहीं लगता कि ज्ञान किसी का पूरा हो सकता है, तो मैं लगातार सुनता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। जो लोग उम्र में मुझसे बहुत छोटे भी हैं, वो स्टूडेंट्स हो सकते हैं कॉलेज के, उनसे भी अगर मेरी बात होती है तो मैं लगातार सीखने की कोशिश करता हूँ और स्वीकारता हूँ कि मुझे नहीं पता। आप अगर यही मान के चलोगे कि सब कुछ जानते हो तो कुछ नहीं जान पाओगे। फिज़िकली मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो उदाहरण के लिए जो स्पोर्ट्स में नहीं खेलता था पहले, तो वो मैंने खेलने शुरू किए, बहुत लेट खेलना शुरू किया। मैंने कहा मैं 2-3 स्पोर्ट्स शुरू से खेलता आया हूँ, मुझे उसमें रुकना नहीं है। तो 38-40 की उम्र में आकर के मैंने कुछ और खेलना शुरू किया और मेरी कोशिश ये रहती है कि मुझसे जो आधी उम्र के खिलाड़ी हैं मैं उनको चुनौती दे सकूं। क्या बात। तो ये ज़रूरी है। कौन से खेल हैं वो? अभी आजकल मेरा ज़्यादा ध्यान टेनिस और स्क्वॉश पे रहता है। क्या बात है। पहले बचपन से ही जो मेरे स्पोर्ट्स थे वो थे टेनिस, बैडमिंटन और क्रिकेट। फिर कॉलेज में आकर के टीटी शुरू हुआ। फिर जब मैं करीब 38 का हो गया था तब टेनिस और स्क्वॉश शुरू हुआ और मुझे लगा है कि मैं इवन एज अ प्लेयर जैसा 5 साल पहले था किसी भी स्पोर्ट में, उससे आज बेहतर हूँ और बेहतर होते रहना है, यही मेरा काम है।
क्या बात है, मतलब अपने आप को रिफ्रेश रखना उम्र के साथ। बहुत अच्छी बात जो आपने बताई कि वक्त के साथ झुको नहीं बल्कि और मजबूती के साथ खड़े हो जाओ। सर, आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने रिसर्च करी, बहुत सारी चीज़ें मैंने जानी। आपने एक चीज़ बोली, क्लाइमेट क्राइसिस को स्पिरिचुअल क्राइसिस से जोड़ा। इन दोनों का कैसे बंधन है, और क्लाइमेट एक अलग चीज़ है और स्पिरिचुअलिटी एक अलग चीज़ है? देखिए, जो क्लाइमेट क्राइसिस है वो एक कंजम्पशन की क्राइसिस है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें जो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के लिए जिम्मेदार हैं, वो सब हमारे कंजम्पशन से आता है। 25% इलेक्ट्रिसिटी, 30-35% फॉसिल फ्यूल जो कि ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट में है, 20-25% एनिमल एग्रीकल्चर जिसमें ज़्यादा रोल मांसाहार का और डेयरी का है। ये सारी चीज़ें अंततः जो आम आदमी है उसके कंजम्पशन की ही तो है ना। हम जितना कंज्यूम करते जाते हैं, कार्बन उतना ज़्यादा रिलीज़ होता जाता है। और हम कंजम्पशन क्यों करते हैं? वजह क्या है कि हर आदमी को अपना कंजम्पशन बढ़ाना ही है। कुछ तो वो कंजम्पशन है जो प्राकृतिक है, उसमें कोई दोष नहीं हो सकता। उस हिसाब से तो जो दुनिया भर की सब पशु पक्षियों की प्रजातियां हैं वो भी कंज्यूम करती हैं। कंजम्पशन माने उपभोग, वो भी कंज्यूम करती हैं, तो उसमें क्या दिक्कत हो सकती है? कुछ कंजम्पशन है जो जेन्युइन तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, अगर मुझे स्कूल जाना है और स्कूल जाने में थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ट्रांसपोर्टेशन में, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई बुराई हो गई। ओके। लेकिन बहुत सारा कंजम्पशन, जो बल्क ऑफ द कंजम्पशन है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमें ज़िंदगी में करना क्या है। चूँकि हमें पता ही नहीं कि हम कौन हैं, ज़िंदगी किस लिए है, और भीतर लगातार एक बेचैनी बनी रहती है, तो हम उस बेचैनी को मिटाने की कोशिश करते हैं कंजम्पशन के द्वारा। भाई, मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ। मैं अध्यात्म की बात क्यों करता हूँ? क्योंकि अध्यात्म के केंद्र में होता है आत्मज्ञान। मुझे पता ही नहीं, कभी मैंने अपने आप को गौर से देखा नहीं। ये आम आदमी की स्थिति है, हम सबकी। तो हमें अपने बारे में कुछ नहीं पता होता। सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान हमारा बहुत ही कम होता है। लेकिन हम अनुभव लगातार कर रहे होते हैं कि भीतर कुछ कमी है, कुछ अपूर्णता है, कुछ है जो ठीक नहीं है। आपको भी होता होगा, लगता है ना कि जिंदगी में अभी भी डिसबैलेंस है, वो चीज आई नहीं है बीच में, पता नहीं कौन सी चीज है। कौन सी चीज है? वो अगर किसी से भी पूछे तो पूछता है कि मुझे ही नहीं पता, मैं तुम्हें क्या मुझे नहीं पता। लेकिन अनुभव होता रहता है कि कुछ गड़बड़ है। राइट, गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो जो भीतर बेचैनी और बीमारी की भावना रहती है, हम उसका फिर इलाज कैसे करते हैं? हम उसका इलाज करते हैं और कंज्यूम कर करके। वीकेंड आ गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या, और एक अजीब सी ऊब हो रही है, हाँ, और ज़िंदगी के प्रति बड़ी एक बेकार सी भावना उठ रही है। तो क्या करा? मॉल चले गए, डिस्को पब चले गए, खा पी लिया, कुछ मूवी देख ली, कुछ खरीद लिया, ये सब कर लिया। मुझे नौकरी में आगे बढ़ना है। क्यों बढ़ना है मैं खुद नहीं जानता। हाँ, अब आगे बढ़ लिए बहुत तरीके से, जो भी हम हथकंडे लगाकर आगे बढ़ लेते हैं। तो आगे बढ़ लिए, उसके बाद क्या करें? पैसा आ गया तो क्या करें? एक गाड़ी खरीद ली, और बड़ी गाड़ी खरीद ली। ये सब वो कंजम्पशन है जो अल्टीमेटली जो कार्बन एमिशन है उसको बिल्कुल आसमान तक पहुंचा देता है। ओके। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि जो क्लाइमेट क्राइसिस है ये स्पिरिचुअल क्राइसिस है, और इसका कोई टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन पूरी तरह नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हमें विकसित करने पड़ेंगे, लेकिन हमें भूलना नहीं होगा कि टेक्नोलॉजी तो इंसान के हाथ की बात होती है। बिल्कुल। आप कितनी भी क्लीन टेक्नोलॉजी विकसित कर लो, वो कुछ तो एमिशन करेगी ना। और आपने क्लीन टेक्नोलॉजी विकसित कर ली, आप अपने कंजम्पशन की दर बढ़ा दोगे, तो उससे क्लीनेस्ट टेक्नोलॉजी भी क्या कर लेगी? एक बहुत सीधा सा उदाहरण है। आज से 40-50 साल पहले जो हमारी सड़कों पर गाड़ियां चलती थीं, वो एमिशन के टर्म्स में आज की गाड़ियों से कहीं ज़्यादा डर्टी थी। हम उनको डर्टी व्हीकल्स बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा कार्बन। हाँ, चाहे वो कार्बन की बात हो, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो, चाहे सूट हो, जितनी भी तरीके के एमिशंस हो सकते हैं उन गाड़ियों से ज़्यादा होते थे।
आज की जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों से बहुत बहुत बेहतर है इस मामले में। हमारे इंजन, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर हो गई है, हमारे रेगुलेशंस बहुत बेहतर हो गए हैं। तो क्या आज प्रदूषण 40 साल से पहले से कुछ कम हो गया क्या? 40 साल पहले की जो गाड़ी थी वो हाईली पॉल्यूटिंग थी, लेकिन पॉल्यूशन आज ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि सर मात्रा बढ़ गई है। क्योंकि क्वांटिटी बढ़ गई है और हम यही करने जा रहे हैं, हम यही करते जा रहे हैं। हर आदमी जानता ही नहीं कि उसे करना क्या है, तो अपनी ज़िंदगी में चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ाता रहता है। तो टेक्नोलॉजिकली हम कितनी भी कोशिश कर लें, हमें पूरी सफलता नहीं मिलेगी। और याद रखिए, हर वो चीज़ जो प्रजातियों को, इस ग्रह को नुकसान पहुंचाती है, उसमें किसी न किसी का स्टेक भी इन्वॉल्व है। ये थोड़ा सा क्लियर कीजिए सर। देखिए साहब, कस्टमर चाहता है कि उसको सस्ती चीज़ मिल जाए। आप जब भी कभी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी की क्लीन चीज़ विकसित करोगे किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, कुछ भी हो, और चाहे वो एनिमल एग्रीकल्चर वाली चीज़ें हो, उसमें हमेशा कॉस्ट जो है वो थोड़ी बढ़ती है। तभी तो अवेकनिंग नहीं होगी कि ये मैं क्या कर रहा हूँ और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, या मुझे कहाँ रुक जाना चाहिए, मुझे एक दिशा में बढ़ ही क्यों जाना चाहिए। वो दिशा मुझे वो देगी ही नहीं जो मैं उधर से उम्मीद कर रहा हूँ। हम कुछ भी करते हैं एक उम्मीद में करते हैं कि हम जो कर रहे हैं उससे हमें कुछ फ़ायदा होगा, और ये हम बहुत साफ साफ देख नहीं पाते कि हमने आज तक ज़िंदगी में जो कुछ करा उससे हमें सचमुच कितना फ़ायदा हुआ। क्योंकि हम देख नहीं पाते, तो जिस दिशा में हम आज तक बढ़ते रहे उसी दिशा में हम और आगे बढ़ते रहते हैं, ये सोच के कि तकलीफ अभी भीतर बनी हुई है क्योंकि हम पूरी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाए। साहब, तकलीफ इसलिए बनी हुई है क्योंकि आप जिस दिशा में जा रहे हो उस दिशा में आप कितना भी आगे बढ़ जाओ, तकलीफ मिटती नहीं है। बात ये नहीं है कि आपने दूरी कितनी तय करी है, बात ये है कि आप जिस दिशा में दूरी तय कर रहे हो वो दिशा ही ऐसी नहीं है कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे, आपको सुकून दे पाएगी, आपको सुकून दे पाए। लेकिन जब हम खुद को नहीं जानते तो हमें ये भी नहीं पता होता है कि वो मंजिल चीज़ क्या होती है। तो हमें लगता है कि मंजिल का मतलब ही यही होता है कि मोर मटेरियल प्रॉस्पेरिटी करते जाओ। और ये जो ब्लाइंड रेस फॉर मोर मटेरियल प्रॉस्पेरिटी है, वही आज की क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी है। क्या बात है। मैं इस उदाहरण से इसलिए भी सहमत हूँ क्योंकि हम अपने पूरे साल में सर कई बार सेल सुनते हैं, मॉल में कपड़ों की सेल लगी हुई है, घर में अच्छे खासे कपड़े रखे हुए हैं, फिर भी लोग सेल में ज़बरदस्ती खरीदे जा रहे हैं। और अभी उदाहरण मैं यहाँ पर देना चाहूँगा कि शादी का अगर मैं कहूँ, जो कि शादी आराम से अच्छे रीति रिवाज से थोड़े खर्चे के साथ हो सकती है, अब उसके अंदर इतनी सारी कंजप्शन, जैसे कि आप बात कर रहे थे, चीज़ें होने लगी हैं, या फिर हम यूँ कहें कि हमने कुछ ऐसी शादी अभी हाल फिलहाल में भी देखी हैं जिसमें अथाह खर्चा हुआ और उसमें लोगों ने देखकर अपने आप को ये भी महसूस किया अंदर से कि यार ये तो मैं नहीं कर सकता, अंदर एक और पीड़ा ले ली। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक साधारण साइकोलॉजी की बात है। आप एक तरफ को जा रहे होते हो, आपको रास्ते में थोड़ा एहसास होने लगे कि आपने गलत रोड पकड़ ली है, ठीक है ना? तो या तो आप ये कर सकते हो कि ईमानदारी से मान लो कि आपने गलत दिशा में आज तक जो इन्वेस्टमेंट किया वो एक संक कॉस्ट हो गई, वो गया तो गया, मैं यू टर्न ले लेता हूँ। ये एक ईमानदार आदमी की पहचान है, हुई ना? मुझे जहाँ जाना था मैं वहाँ जा ही नहीं रहा, भले ही मैं गलत दिशा में गलत रोड पे 300 किलोमीटर आ गया, तो मैं क्या करूँ? यू टर्न। मुझे ये करना चाहिए कि यू टर्न लेना चाहिए और मानना चाहिए कि अब भाई ये 600 किलोमीटर फालतू होगा, 300। लेकिन हम ऐसा करते नहीं। हमें जब पता लगता भी है, जिंदगी हमें थोड़ा एहसास देना शुरू भी करती है कि कुछ गड़बड़ हो गई है, तुम जिस दिशा में बहुत आगे आ गए, ये दिशा तुम्हारी कभी थी ही नहीं। तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी मंजिल बदल देते हैं। हम कहते हैं हम जिधर को आ गए हैं मैं उधर ही कोई मंजिल खोज लूंगा, इधर उधर निकल जाऊंगा। हाँ, हम क्यों अपने आप को ये जताएं, हम ये क्यों स्वीकार करें? बड़ा बुरा लगता है, हर्टफुल होता है कि मैंने आज तक जो करा वो मुझे बस गलत दिशा में और आगे ले आया है। काफ़ी ऐसा लगता है ना, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट भी डूबा और थोड़ी स्टूपिड सी फीलिंग आती है, मैं कैसा हूँ। तो आदमी कहता है मैं जिधर को आ गया हूँ मैं उधर ही कोई नकली मंजिल तलाश लूंगा ताकि मुझे स्वीकारना ना पड़े कि जिंदगी जो है व्यर्थ सी गई है। क्या बात है। अब आप उधर मंजिल तलाशोगे, उधर मिलेगी नहीं, तो
तो क्या करना पड़ेगा? गाड़ी और चलानी पड़ेगी। ये गाड़ी और चलाओगे तो एमिशन और होगा, वही क्लाइमेट क्राइसिस है। इससे अच्छा यू टर्न ले लो। इससे अच्छा यू टर्न ले लो। क्या बात है सर, हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं और चारों तरफ इन दिनों हम घटनाएं भी सुन रहे हैं कि पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो गया, पुल टूट गए और यहाँ तक कि गर्मी में हमारे राजस्थान में भी कुछ ऐसी खबरें आई कि गर्मी के कारण कई लोगों ने अपनी जान खो दी। तो सर आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, क्या हम इसको कलयुग कहेंगे? नहीं, कलयुग वगैरह तो कुछ नहीं है, हमारी मूर्खता है। और अगर हम अपनी मूर्खता को ही कलयुग कहना चाहते हैं तो ठीक है। वास्तव में कलयुग का अर्थ ही यही है असली। कलयुग कोई कैलेंडर वाली चीज़ नहीं है कि इतना समय बीतता है तो त्रेता द्वापर सतयुग ये सब हो जाते हैं, जब तो फिर कलयुग आता है, तो वो सब नहीं है। वो ज़्यादा गहरी बात है, ज़्यादा गूढ़ उसका अर्थ है। आपके भीतर जो कालिमा है, आपके भीतर जो अज्ञान का अंधेरा है, वही कलयुग है। वो जब हट जाता है तो आपके लिए सतयुग हो जाता है। तो देखिए, हम अपनी नज़र में ना बहुत स्मार्ट लोग हैं। सारी समस्या ये है, हमें लगता है हम बहुत ज़्यादा होशियार हैं और हमको लगता है कि हम जैसे हैं केंद्र से अपने, दिल से अपने, वैसे ही रहे रहे हम अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर लेंगे। ये ऐसी सी बात है कि जैसे मुझे कोई भीतर बीमारी हो गई है और उसके छोटे छोटे लक्षण मुझे अपनी देह में चारों तरफ दिखाई देते हैं और मैं कहूँ मुझे अपनी भीतरी बीमारी का इलाज नहीं करना, पर ये जो अलग अलग तरीके के सिम्टम्स हैं मैं इनका समाधान कर लेता हूँ, तो मैं अपने आप को ठीक मानूंगा, है ना। एक दृष्टि से ये स्मार्टनेस है, चतुराई, और एक दृष्टि से ये पागलपन है। हम एक चीज़ का इलाज करते हैं, उससे हम कोई और समस्या खड़ी कर लेते हैं। राइट। 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हुआ करते थे जिन्होंने पूरी जो ओजोन लेयर थी वो छेद दी थी। तब खूब बातें हुआ करती थी। आप छोटे रहे होगे, मैं बहुत ही छोटा, आप बहुत ही छोटे रहे होगे। उस समय पे बहुत बड़ा मुद्दा होता था। मैंने जब सिविल सर्विसेज दिया था उस समय पे मेरे जीएस के पेपर में इतना लंबा एक ओजोन डिप्लीशन पे था और उस पर ऐसे ही लिखा था पूरा। तो तब बातें होती थी कि अब उसका जो आकार है वो इतने फुटबॉल ग्राउंड्स के बराबर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो हमने कहा नहीं, अब हम ऐसा करते हैं कि CFCs को HFCs से रिप्लेस कर देते हैं। तो हमने बिल्कुल सफलता पा ली साहब, हम स्मार्ट लोग हैं, CFC चले गए। अब पता चला ये जो HFC आ रहे हैं ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो हम गैसेज इस्तेमाल कर रहे हैं उनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा 100 गुना, 200 गुना, 1000 गुना, 1500 गुना होता है। तो 2016 में फिर हम अभी जो किगाली अमेंडमेंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, उसको लेकर के आए हैं। तो CFC के बाद अब हम HFC वाली समस्या में फंस गए हैं। अब HFC की समस्या के बाद अब हम फंसने वाले हैं वेस्ट डिस्पोजल की समस्या में। आप लोग इंडस्ट्री के लोग हैं, मुझसे बेहतर ही जानते होंगे, पर अगले 30 साल में एस्टिमेट ये है कि इस ग्रह पर डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग यूनिट्स जो हैं वो लगभग 400 करोड़ से 500 करोड़ के बीच में होंगी, जिसका अर्थ है हर 2 व्यक्तियों पर एक AC यूनिट होगी। आप कितनी भी क्लीन टेक्नोलॉजी ले आ लो, इनका वेस्ट डिस्पोजल कैसे करोगे? और इनका जो वेस्ट डिस्पोजल है वो अपने आप में एक कार्बन इंटेंसिव प्रोसेस है। आप कैसे डिस्पोजल करोगे? सर अभी हम सारे लोग AC की हवा ही खा रहे हैं। इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबके पास। राइट। क्योंकि ये तो तय है कि अब 2010 से 2020 के ही बीच में जो नंबर ऑफ यूनिट्स थी वो लगभग 3 गुना हो गई। आज 100 हाउस होल्ड्स को अगर आप लें भारत में तो उसमें से 24 में AC आप मौजूद पाते हैं, ये आंकड़ा है। और अगले 30 साल में अनुमान है कि ये आंकड़ा 10 गुना हो जाना है। ये इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी एक खुशी की भी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर सर आप देखें तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? सॉल्यूशन ये हो सकता है सबसे पहले कि जो कंजम्पशन की इकाई है और उसकी जो कंजम्पशन की टेंडेंसी है, हमें इन दोनों को रोकना पड़ेगा। कंजम्पशन की इकाई होता है द इंडिविजुअल, द पर्सन, आप और हम, और कंजम्पशन की टेंडेंसी होती है हमारे भीतर जितना घोर अज्ञान है वो। ये थोड़ा समझा के बताता हूँ। कंजम्पशन क्या होता है? टोटल कंजम्पशन होता है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स मल्टीप्लाइड बाय पर कैपिटा कंजम्पशन। राइट। यही होगा ना।
नंबर ऑफ कंज्यूमर्स मल्टीप्लाइड बाय पर कैपिटा कंजम्पशन। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन खुद एक तरह का कंजम्पशन है। चूंकि माँ बाप को पता नहीं होता जिंदगी में करना क्या है, तो वो आबादी बढ़ा देते हैं। वो सोचते हैं एक दूसरे को कंज्यूम कर लो, जिंदगी को कंज्यूम कर लो, तो पॉपुलेशन आ जाती है। तो पॉपुलेशन खुद अपने आप में एक तरह कंजम्पशन है। उसके बाद जो लोग आ जाते हैं वो आते ही इसीलिए हैं कि वो भोगें। हमारे यहाँ पर आशीर्वाद में बोलते हैं दूधो नहाओ पुतो फलो। ये कंजम्पशन नहीं है तो क्या है? आप किसी को जो भी आशीर्वाद देते हो, उस आशीर्वाद में यही बात निहित होती है कि तेरी मटीरियल प्रॉस्पेरिटी बढ़े, तो और कंज्यूम करे, तो और कंज्यूम करे। तो जब तक ये दोनों चीज़ें हम नियंत्रण में नहीं ला सकते, और नियंत्रण का मतलब ये नहीं कि आप ऊपर कोई सेना पुलिस कोई तानाशाह बैठा दो जो कि वहाँ पर एक नियम पास कर दे, इसका स्पिरिचुअल सॉल्यूशन ही हो सकता है। क्योंकि जब हम कह रहे हैं पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय पर कैपिटा कंजम्पशन, तो पॉपुलेशन भी आती है कंज्यूम करने की टेंडेंसी से ही। तो ले दे करके ये जो पूरा क्लाइमेट एमिशन है, ये हो गया द टेंडेंसी टू कंज्यूम का स्क्वायर, क्योंकि दो वेरिएबल्स है और दोनों ही फंक्शन है द टेंडेंसी टू कंज्यूम का। तो ये जो कंजम्पशन की टेंडेंसी है, ये इसके कारण एक्सपोनेंशियली बढ़ता है एमिशन। और ये कंजम्पशन की टेंडेंसी तो किसी स्पिरिचुअल माध्यम से ही कम करी जा सकती है। मैं इसलिए बोलता हूँ द क्लाइमेट क्राइसिस कैन ओनली हैव अ स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। बट सर, कंजप्शन एंड ऑफ द डे तो एक बिजनेसमैन की कोर है, वो तो हमेशा ये चाहता है कि कंजप्शन बढ़ता जाए और उसकी जो है तिजोरी भरती जाए। नहीं, देखिए, तिजोरी भरना अच्छी बात है, बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन तिजोरी भी आप तिजोरी के लिए नहीं भरते हो, तिजोरी भी आप दिल के लिए भरते हो। क्या बात है, अपने लिए भरते हो। अपने लिए भरते हो। तो तिजोरी भर गई और दिल खाली हो गया तो जिंदगी बर्बाद गई। समस्या है। मैं नहीं कह रहा तिजोरी खाली होनी चाहिए। मटेरियल प्रॉस्पेरिटी कई बार बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, उसके बिना आप जो फुल ह्यूमन पोटेंशियल है उसको रियलाइज़ नहीं कर सकते। मटेरियल प्रॉस्पेरिटी निश्चित रूप से चाहिए, पर मटेरियल प्रॉस्पेरिटी को इनर फुलफिलमेंट का साधन होना चाहिए, विकल्प नहीं, रिप्लेसमेंट नहीं। ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। मटीरियल प्रॉस्पेरिटी है एंड थ्रू मटीरियल प्रॉस्पेरिटी आई विल अचीव इनर फुलफिलमेंट। ठीक है, ये एक बात है बिल्कुल, कि मैं उसके द्वारा ऐसी चीज़ें विकसित करूंगा जिससे मेरी चेतना का उत्थान हो सके, ये एक बात है। और दूसरी बात ये है कि मेरे घर में मटीरियल प्रॉस्पेरिटी आ रही है तो वो एक ऑल्टरनेटिव बन गई, रिप्लेसमेंट बन गई, विकल्प बन गई भीतरी पूर्णता का। ये जो दूसरी बात है ये बहुत गड़बड़ है, ये नहीं होनी चाहिए। ये जो हम सामान भरते जाते हैं, सामान भरते जाते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव टू द रियल थिंग, एज एन ऑल्टरनेटिव टू द रियल थिंग। भाई, आपके पास कितना भी कुछ होगा, आप यहाँ बैठे हो, आपका सर दर्द हो रहा है, आप चिंता में हो, आप ईर्ष्या में हो, आप चूंकि खुद जिंदगी को नहीं जानते इसीलिए आप अपने बच्चों को सही परवरिश नहीं दे पाए। आप हो सकते हो कि आप 40,000 करोड़ की आसामी हो, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि आप कौन हो, जिंदगी चीज क्या है, तो आपके बच्चे ठीक नहीं निकलेंगे। आपके बच्चे ठीक नहीं निकलेंगे तो माँ बाप होने के नाते आपके मन को शांति रहेगी क्या? नहीं रहेगी, बिल्कुल। तो वो जो पैसा है वो एक साधन होना चाहिए, असली चीज का विकल्प नहीं। सर, आपने जोर दिया कि स्पिरिचुअलिटी से हम इस दिशा में जाकर इस चीज़ को कहीं हद तक सॉल्व कर सकते हैं। अभी हाल ही में 30,000 लोग जुटे, गीता का एग्ज़ाम भी हो सकता है, ये पहली बार लोगों ने जाना, और इतनी बड़ी संख्या में गीता के लिए लोगों का जुड़ना अपने आप में बड़ी बात थी। तो ये विचार कहाँ से आया, और आपको क्या लगता है कि गीता कितनी चीज़ें लाइफ की सॉल्व कर सकती है अगर लोगों के जीवन में उतर जाए? सब कुछ, सब कुछ। विचार यहाँ से आया कि अब बहुत समय हो गया गीता पढ़ाते हुए। सबसे पहली बार जब पढ़ाया होगा तब 12-14 साल पहले की बात थी, और अभी जो पाठ्यक्रम चल रहा है, पढ़ाने का जो अभी संस्करण चल रहा है, वो लगभग 2.5 साल से चल रहा है। और जैसा आपने उद्धृत ही करा था आपने अपने इंट्रोडक्शन में कि 30,000 उसमें छात्र जुड़ चुके हैं जी। उसमें से कुछ ऐसे भी रहे हैं जो जुड़ते हैं फिर बीच के लिए गायब हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं, कुछ फ्लोटिंग मास भी रहता है। तो मेरा उद्देश्य उनके साथ यही नहीं है कि मैं उनको पढ़ाता चलूँ, मैं हर तरीके से उनको पकड़ पकड़ के जांचता हूँ। तो मैं थोड़ा इस मामले में जिद्दी हूँ।
आप देखते हैं कि लायक है या नहीं है? मैं बार बार तरीके से पूछता हूँ कि बस मैं मेहनत करता रह गया या तुम तक कुछ पहुंचा भी, और तुम तक कुछ पहुंचा कि नहीं पहुंचा इसका प्रमाण ये है कि तुम्हारी जिंदगी बदली कि नहीं बदली। तुमने यहाँ ज्ञान इकट्ठा कर लिया लेकिन तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल रही तो तुमको गीता से कुछ नहीं मिला। तो ये मैं उनको पकड़ पकड़ के जांचता रहता था। तो मेरे स्टूडेंट्स ने ही धीरे धीरे ही कहना शुरू करा कि जांचने का कोई और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड तरीका होना चाहिए, कोई और ऑर्गेनाइज्ड तरीका होना चाहिए। तो पिछले महीने हमने अपना जो पहला गीता एग्ज़ाम था वो आयोजित किया, और आपको उसकी खबर है कि गीता एग्ज़ाम हुआ है। लेकिन उसके बाद से हमने 12 एग्ज़ाम और कर दिए हैं। क्या बात। और इस महीने से अब मेरा इरादा ये है कि एक श्लोक पढ़ाऊंगा, और एक श्लोक मैं कम से कम 2-3 घंटे तक उस पर चर्चा करता हूँ। अगले दिन उसी श्लोक पर प्रश्नोत्तरी होगी जिसमें सिर्फ सवाल लेंगे उस श्लोक पे, और तीसरे दिन उस पर परीक्षा होगी। तो एक श्लोक 3 दिन तक चलेगा। हम 2.5 साल से अभी गीता पढ़ा रहे हैं और हम बस 4थे अध्याय तक पहुँच पाए हैं। रिवीजन, फिर टेस्ट, फिर रिवीजन, फिर टेस्ट। 2.5 साल से बस हम 4थे तक पहुँचे, क्योंकि हमारा काम ये है ही नहीं कि उसका बस ऐसे ही कथा की तरह पाठ करके खत्म कर दिया। वो जमाना है दिमाग, हमें उसको यहाँ उतारना है। गीता यहाँ आए और यहाँ जो कुछ है वो सब खत्म हो जाए। सर, जब हम गीता की बात करते हैं, गीता मतलब आज सबकी जीवन में है, वो कहीं भी गीता की पुस्तक खरीद सकते हैं, बट सर इसके जो अर्थ है हर कोई अलग अलग निकालता है। अब हम कैसे माने कि ऑथेंटिक अर्थ है इसका? देखिए, गीता वेदांत की प्रस्थान त्रयी का एक महत्वपूर्ण अंग है, स्तंभ है। गीता को हम कहते हैं गीतोपनिषद, वेदांत माने उपनिषद। तो गीता का सिर्फ वही अर्थ ठीक हो सकता है जो उपनिषदों से मेल खाता हो। गीता अपने आप में एक उपनिषद है। कहा गया है कि उपनिषद अगर गाय हैं तो गीता उसका दूध है, बोलने के लिए कहा गया है। तो गीता के ऐसे अर्थ जो कि वेदांत के महावाक्यों से भी मेल न खाते हों, उनको बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। और भारत के लिए दुर्भाग्य की बात यही रही है कि गीता के वो अर्थ जनमानस में प्रचलित हो गए हैं जो वेदांतिक नहीं है, या जीवन में कोई काम नहीं है उनका, ऐसा? हाँ, मतलब वो अर्थ आए हैं हमारी परंपराओं से, हमारी रूढ़ियों से, हमारी मान्यताओं से। तो हम जो कुछ मानते थे वही हमने गीता में भी देख लिया। ये होता है ना, जैसे कहते हैं ना कि सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई देता है। जो हमारी पुरानी मान्यताएं रहती हैं, हमारे सामने अगर गीता भी आए, कोई भी शीर्ष ग्रंथ आए, तो हम सोचते हैं कि उस ग्रंथ में भी हमारी मान्यताओं की ही पुष्टि हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। वेदांत की कम से कम आरंभिक समझ होनी जरूरी है गीता में प्रवेश से पहले। और जिनको उपनिषदों का गहरा ज्ञान है वो बहुत बेहतर स्थिति में रहेंगे गीता का वास्तविक अर्थ निकालने के लिए। सर, गीता को जब भी मैंने खोला है और खोल के जब भी मैंने उसको पढ़ा है, तो मैंने पाया है कि जो मेरी मौजूदा सिचुएशन है वो उसके अंदर अभी लिखी हुई है। मतलब इसको कैसे डिजाइन किया गया है कि हम एकदम रिलेट कर लेते हैं। तभी तो देखिए ना, हम कह रहे हैं कि गीता वेदांत की प्रस्थान त्रयी का हिस्सा है। हम कह रहे हैं कि गीता में वही सब कुछ है जो उपनिषदों में है। लेकिन कभी भी उपनिषद उतने प्रसिद्ध, उतने प्रचलित नहीं हुए जितना गीता हो गई। क्योंकि कारण है, उपनिषदों में जो पूरी स्थिति है वो हमारे आपके जीवन से बहुत मेल नहीं खाती। उपनिषदों में स्थिति ये है कि शहर से बाहर कोई आश्रम है जंगल में, वहाँ गुरु बैठे हुए हैं बिल्कुल किसी पेड़ की छांव के नीचे शांत स्थिति में, और गुरु के सामने कुछ समर्पित शिष्य बैठे हुए हैं। शिष्य पहले ही से ही जिज्ञासु हैं, बल्कि मुमुक्षु हैं, और वो गुरु के सामने आए हैं कि ज्ञान दीजिए। शिष्यों के पास अपने वास्तविक व्यवहारिक जीवन में कोई कठिन समस्या या संघर्ष नहीं है। वो तो वास्तविक जीवन से हट के गुरु के पास ज्ञान प्राप्ति के लिए आ गए हैं। अब हमारी आपकी ऐसी जिंदगी है नहीं। ज़्यादातर लोग जो यहाँ भी बैठे वो तो गृहस्थी के लोग हैं, वो जंगल के लोग तो है नहीं ना, वो जंगल गए हुए हैं ज्ञान लेने के लिए। गीता में जो हो रहा है वो हमारे आपकी जिंदगी से बिल्कुल मेल खाता है। गीता में ये हो रहा है कि अर्जुन खड़े हुए और घरेलू समस्याओं में फंसे हुए हैं, जो कि सबका हाल है।
एक तरफ ये है कि भाई खड़े हुए हैं, भाइयों का क्या करें, दूसरी तरफ पत्नी का अपमान याद आ रहा है, वहाँ पितामह खड़े हुए हैं तो बचपन की यादें याद आ रही हैं, साथ ही साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि इन लोगों ने धोखे से कपट से मेरा सिंहासन मेरी ज़मीन हड़प ली है। ये भी याद आ रहा है कि इन लोगों ने मुझे मारने के कितने छल करे थे। ये भी याद आ रहा है इन लोगों ने द्यूत में मेरा अपमान कितना करा था और मुझे जंगल भेज दिया, इतने साल भटका, 1 साल अज्ञातवास भी करना पड़ा, नर्तकी बनकर घूमना पड़ा। तो ये जो स्थिति है ये आम आदमी की स्थिति से मेल खाती है। इसको आज के जमाने में डिप्रेशन कहते हैं। वो तब कॉन्फ्लिक्ट, ऑल काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। और जिसको आप डिप्रेशन कह रहे हैं, जो पहला अध्याय है वहाँ अर्जुन जो अपने लक्षण बता रहे हैं वो कुछ हद तक डिप्रेशन से मेल भी खाते हैं। वो कहते हैं कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मेरी टांगें कांप रही हैं, मेरी खाल जल रही है, मेरे रोए मेरी खाल पर खड़े हो गए हैं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, धम्म से बैठ जाते हैं, कहते हैं युद्ध नहीं करूंगा। ये हालत आम आदमी की भी तो है। किंग कर्तव्य विमूढ़ता, डिलेमास, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, एक तरफ ये, एक तरफ ये, एक तरफ ये, एक तरफ ये, और किधर को भी कुछ करूं मुझे लगता है मेरा नुकसान ही होना है। तो गीता इसीलिए हमारी स्थिति का आईना है और इसलिए गीता इतनी प्रसिद्ध है, प्रचलित है, आज भी उपयोगी है, आगे भी रहेगी। अब एक सवाल है कि सर श्री कृष्ण को भजना ज्यादा आवश्यक है या श्री कृष्ण से सीखना ज्यादा आवश्यक है? किसको भजना? श्री कृष्ण माने क्या? आप भज रहे हैं, आप कह रहे हैं आप श्री कृष्ण को भज रहे हैं। श्री कृष्ण का अर्थ क्या है आपके लिए? क्या अर्थ है आपके लिए? अर्थ तो आपका है ना, तो आप तो अपने ही दिए हुए अर्थ को भज रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आप अपने ही खोपड़े को भज रहे हैं। पहले तो श्री कृष्ण का वो अर्थ लाइए जो श्री कृष्ण ने दिया। भाई मेरे हिसाब से श्री कृष्ण का अर्थ दही मक्खन भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? खासकर अगर मैं डेयरी इंडस्ट्री में हूं तो मेरा स्वार्थ ही ये निर्धारित कर देगा कि श्री कृष्ण का मेरे लिए क्या अर्थ है। दही मक्खन, तो मैं अगर श्री कृष्ण को भज रहा हूं तो मैं क्या भज रहा हूं? मैं दही मक्खन भजूंगा। क्या ये अर्थ है जो स्वयं श्री कृष्ण दे रहे हैं? तो श्री कृष्ण का अर्थ भी स्वयं श्री कृष्ण ही बता सकते हैं, उसके लिए गीता आवश्यक है। अगर मुझे पता ही नहीं कि कृष्णत्व माने क्या, तो भजने के नाम पे मैं कर क्या रहा हूं? भजता तो हर कोई है, भजता तो हर कोई है। तो जैसे है ना कि वो कामी का गुरु कामनी और लोभी का गुरु दाम, हर आदमी भज रहा होता है, भजता कौन नहीं है? और जो जिस भी विषय को भज रहा होता है वो उसी विषय को अपना भगवान बना लेता है। बिल्कुल। आपके लिए जो चीज महत्वपूर्ण हो जाती है, क्या वही एक तरीके से आपका इष्ट, आपका आराध्य माने आपका भगवान नहीं हो जाती? तो भजता तो हर कोई है। और अपने आप को अच्छा आदमी दिखाने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा श्रेष्ठ नैतिक तल पर दिखाने के लिए हम जिसको भी भज रहे होते हैं उसको ही श्री कृष्ण का चेहरा लगा देते हैं। हम जिसको भी भज रहे होते हैं उसी को श्री कृष्ण का चेहरा लगा देते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। ये आजकल के ये जो कम उम्र के आशिक होते हैं बहुत सारे, इनमें से भी कुछ गीता के छात्र हैं, क्योंकि उसमें हर आयु वर्ग के और हर तरीके के लोग हैं, हर आर्थिक वर्ग के भी लोग हैं, आयु वर्ग के भी लोग हैं, भारतीय भी हैं, विदेशी भी हैं। तो उसमें ऐसे भी हो सकते हैं जो 15-16 साल के लड़के हैं। अब उनकी जिंदगी की सबसे विकट समस्या यही है, उनके लिए क्लाइमेट चेंज वगैरह कुछ नहीं है, कोई प्रलय नहीं, उनकी विकट समस्या यही है कि फलानी लड़की है और वो मेरी बात नहीं सुन रही। ये तो सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब मैं उनसे कहता हूं कि तुम्हें कुछ पता भी है प्रेम माने क्या? तो बोलते हैं प्रेम माने क्या? प्रेम माने वही जो कृष्ण ने राधा से करा था, मैं कान्हा, मैं वो मेरी राधा। तो जिसका जहां स्वार्थ है वो उसी अनुसार अपना कृष्णत्व तो वहां पर जाकर के बैठा देता है, मतलब निकाल देता है। ये भाई साहब को लड़की चाहिए तो इनके लिए कृष्ण माने लवर, और किस किस्म का लवर? जैसे ये है। तो वैसे ही कृष्ण की हम सब अपने अनुसार स्वार्थ केंद्रित परिभाषा और छवियां बना लेते हैं। कृष्ण की जितनी छवियां आप देख रहे हैं प्रचलित, वो सब किसी न किसी के स्वार्थ से, किसी न किसी के आग्रहों से, किसी न किसी की व्यक्तिगत छवि से प्रेरित हैं। तो उनसे कोई लाभ नहीं होता। सर्वप्रथम तो समझना होगा कि कृष्ण स्वयं क्या कह रहे हैं कि वो कौन है, और कृष्ण कौन है ये वो गीता में स्पष्ट कर देते हैं। एक बार ये स्पष्ट हो जाए फिर आप भजिए, फिर बढ़िया है। ओके सर,
आप फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा वोकल हैं। शादी के बाद जब उनके साथ कोई भी अत्याचार होता है, इसके लिए भी आपने कई सारी, मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं कि जो ट्रीटमेंट है हमारे समाज में, जो इक्वालिटी है, आपने उसके ऊपर बात की है। तो जब हम फीमेल्स के लिए बोलते हैं कि इसकी तो शादी हो जाएगी तो पराया धन है, ये जो पराया धन चीज़ है ये कहाँ से आई और हम इसको क्यों बोलते हैं, क्यों पराया धन? इसमें इतना बड़ा राज क्या है? पराया वगैरह तो ठीक है, वो तो उसी घर में जन्मी है। हाँ, वो ठीक है, पराया बोलते हैं, पर देखिए ना, धन बोला, धन माने वो चीज जो जड़ होती है। अब ये धन है, ये धन है। धन माने जिसकी अपनी कोई चेतना नहीं, धन माने जो सदा किसी और के स्वामित्व में रहेगा, वो धन है। धन कभी बोल नहीं सकता कि मैं अपने हिसाब से खर्च होऊंगा, धन ऐसा बोल सकता है? नहीं बोल सकता। धन माने वो जो किसी की प्रॉपर्टी है, और अगर आपको किसी का इस्तेमाल अपने हिसाब से करना है तो बहुत ज़रूरी है कि उसकी चेतना उससे छीनकर उसे ऐसे ही जड़ बना दो। बात ये नहीं है कि स्त्री पराया धन है कि अपना धन है। वो धन क्यों है? किसी का धन नहीं है, वो एक स्वतंत्र चेतना है, मनुष्य है। सर, आज अगर हम ओलंपिक की बात करें और हम जब पिछले कई सारे आंकड़ों पर नज़र डालते हैं, कई बार हम ये भी देखते हैं कि बात होती है कि महिलाएं पुरुषों का कंपैरिजन चलता रहता है। बट ये जो मेडल्स हैं, जब हम इन्हें देखते हैं तो यूएसए में, अगर मैं यूएसए की खास बात करूं, तो सबसे ज़्यादा जो मेडल हैं वो महिलाएं ही लेकर आती हैं पिछले इतने सारे वर्षों में। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में वो मेडल्स की संख्या महिलाओं की तरफ से इतनी कम क्यों रही है पिछले इतने वर्षों में? अब बढ़ने लगे, अब बढ़ी है। आज इसमें 2 मेडल लेकर आए हैं। अभी 3 में से 2 में तो महिला का ही योगदान है। क्यों कम रही है? क्योंकि हमने महिला को कभी ये क्षेत्र दिया ही नहीं कि वो खेल भी सकती है। ओलंपिक्स में क्या होता है वो तो बहुत दूर की बात है, हमारे गली मोहल्लों में क्या होता है बहुत पास की बात है। जब हमारे घरों में और गलियों में और मोहल्लों में, स्कूलों में ही लड़कियां खेल नहीं रही हैं, तो ओलंपिक्स में कहाँ पहुँच जाएंगी? ये बात बहुत दूर की है कि भारत की महिलाएं ओलंपिक्स में पदक क्यों नहीं लाती हैं। ये बात बहुत दूर की है कि भारत की महिलाओं का प्रतिनिधित्व संसद में इतना कम क्यों है, बोर्ड रूम्स में इतना कम क्यों है, इकोनॉमी में इतना कम क्यों है, सैलरीज क्यों कम होती हैं। ये बातें तो मुझे ऐसा लगता है कहीं और की हैं। अरे वहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है, अरे वहाँ भेदभाव हो रहा है। वहाँ क्या हो रहा है? हमारे घरों में क्या हो रहा है? सब कुछ हमारे घरों से, हमारे मोहल्लों से शुरू होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लड़कियों को हम कितना खेलने के लिए प्रेरित करते हैं, लड़कियों को हम उनके को करिकुलर्स विकसित करने के लिए कितना प्रेरित करते हैं। भाई उनका तो जो पूरा योगदान है वो ये माना जाता है कि जाकर के घर संवारो और वंश वृद्धि में अपना योगदान दे दो। उनकी अपनी कोई अस्मिता है कि वो महिला बाद में है, मनुष्य पहले हैं। ये बात तो जैसे हमारे भीतर, हमारी संस्कृति में आती ही नहीं है। राइट सर, इसका एक एग्जांपल भी मैं देना चाहूँगा। मैंने मेरे रेडियो शो में भी पूछा था कि जो महिला क्रिकेट है उसको देखने के लिए इतनी भीड़ इकट्ठी क्यों नहीं होती। तो मेरे पास सर एक कॉल आया एक महिला का। उन्होंने बोला कि मैं फीमेल क्रिकेट देख रही थी, मेरी सास ने मुझे बोला क्या कर रही है, बंद कर रोटी बना। तो मुझे वहाँ से ये चीज़ एहसास हुई, आपकी बात से मुझे याद आ गया कि घर में ही सपोर्ट नहीं मिलता है तो इतने बड़े लेवल पे कैसे देखिए, बल के जितने काम होते हैं, खेल माने बल का, कर्मठता का, पौरुष का, जीवट का, साहस का प्रदर्शन। हम घबराते हैं महिला अगर बल का, पौरुष का, जीवटता का, साहस का प्रदर्शन कर दे तो हम कहते हैं ये तो बिल्कुल एकदम अब छा जाएगी, पता नहीं क्या करेगी। अब लड़कियां हैं, उनको कई बार घरों से ही बोला जाता है जिम जाओगी तो शरीर कोमल नहीं रह जाएगा, कंधे चौड़े हो जाएंगे, तुम्हें पसंद कौन करेगा। क्योंकि पुरुषों को भी लड़की ऐसी चाहिए जो कोमलांगिनी हो, ताकि उस पर नियंत्रण रखा जा सके। अगर वो आपके ही समकक्ष बलशाली हो गई तो उसकी नाक में नकेल डाल के कैसे रखोगे। और स्पोर्ट्स का तो काम होता है कि आपके भीतर न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक बल भी विकसित करे। स्पोर्ट्स का काम होता है कि आपको सिखाए कि हारती हुई हालत में भी जीता कैसे जाता है। अगर महिला ये सब अगर सीख गई तो हमारे घरों में बड़ी समस्या हो जाएगी।
तो इसीलिए हम महिलाओं को प्रेरित ही नहीं करते कि खेलने जाओ। खेलने जाती भी हैं तो हम कहते हैं लड़कियां खेल रही हैं, ये सब कौन देखे क्या करे। हाँ, एक खेल होता है महिलाओं का जो पुरुष बहुत चाव से देखते हैं, वो है स्विमिंग। सर, आपसे इतनी देर से मैं बात कर रहा हूँ, बट जब आपका बैकग्राउंड जाना तो इंग्लिश बैकग्राउंड रहा है आपका, लेकिन आपके जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी संवाद मैंने देखे हैं, वो हिंदी में देखे हैं। ये हिंदी को आप प्रमोट कर रहे हैं या फिर आपको लगता है कि हिंदी में भावनाएं ज़्यादा अच्छी व्यक्त होती हैं? नहीं, मैं अंग्रेजी में भी बोलता हूँ। आप हमारे अंग्रेजी चैनल पर जाएंगे तो वहाँ भी 2-3 बट ऐसे मंचों पे ज़्यादातर मैंने हिंदी में। मैं हिंदी में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे सब तक पहुँचना है भाई। मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूँ, अभी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, बहुत बार करी भी है, पर ईमानदारी से बताइए कि अभी अगर मैं जो बोल रहा हूँ उसको विशुद्ध अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दूँ तो क्या बात उतनी ही सुग्राह्य रह जाएगी जितनी अभी है? अभी हम अपनी मिट्टी, अपनी ज़मीन की भाषा में बात कर रहे हैं, बात हम आसानी से ग्रहण कर पाते हैं। यही बात अंग्रेज़ी में होगी तो नहीं पहुँचेगी। इसके अलावा जो और बड़ी मुद्दे की बात है, मुझे सबसे ऊंची बात को बिल्कुल आखिरी आदमी तक पहुँचाना है। क्या अध्यात्म पर उनका अधिकार नहीं है जिनको अंग्रेजी नहीं आती? और भारत में आमतौर पर भाषा और आर्थिक स्थिति में बड़ा गहरा संबंध है। मैं अगर अंग्रेजी में बोलता रहा तो मैं गरीबों तक कभी नहीं पहुंच सकता। मैं अंग्रेजी में ही बोलता रहा तो जितने भी वंचित, दलित, दमित, पिछड़े वर्ग हैं समाज के, मैं उन तक नहीं पहुंच पाऊंगा। और मेरा काम ये नहीं है कि मैं IIM उस तरफ से आ रहा हूँ तो बस मैं उतने ही इलीट ग्रुप में बात करता रहा हूँ। मुझे उसी इलीट ग्रुप में ही रहना होता तो मैं वहीं बैठा होता। मुझे वहाँ नहीं रहना है, मुझे सब तक जाना है, मैं इसलिए आया हूँ। तो यहाँ मैं वो सब छोड़ करके आऊँ और फिर भी अंग्रेजी पकड़े रहूँ तो ये बात तो बिल्कुल बेमेल हो जाएगी। सर, आपके वीडियोस, आपके विचार लोगों तक पहुँच रहे हैं, आपको विश्व भर से प्रेम मिल रहा है। और अगर मैं प्रेम की बात करूं तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि हम कैसे पहचाने कि सामने वाला हमसे प्रेम करता है। जब तक आपको सामने वाले से प्रेम की बहुत ज़रूरत है, आप में कोई प्रेम नहीं है। प्रेम लेने या मांगने की बात नहीं होती है। प्रेम मांगना एक तरह की सूक्ष्म हिंसा होती है। प्रेम तो अपनी पूर्णता की अभिव्यक्ति होता है। प्रेम तो ऐसी चीज़ होती है कि मैं दूंगा। प्रेम मांगा थोड़ी ही जाता है। तो सामने वाला मुझसे प्रेम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये प्रश्न हमें छोड़ देना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम में प्रेम है या नहीं है, हम प्रेम के लायक हुए हैं कि नहीं हुए हैं। प्रेम पाने के लायक नहीं, प्रेम देने के लायक हम हुए हैं कि नहीं हुए हैं। लेकिन हम स्वयं को कभी देखते नहीं, नज़र हमारी हमेशा बाहर को रहती है। तो हम किसी ऐसे को तलाशते रहते हैं जो हमसे प्रेम करता हो। और जब हम कहते हैं कोई मुझे मिल जाए जो मुझसे प्यार करता हो, तो इससे हमारा आशय क्या होता है? हमारा आशय यही तो होता है कि उससे हम कुछ ले लें। तो स्वार्थ की तो अभिव्यक्ति है ना। बिल्कुल स्वार्थी, स्वार्थ की तो अभिव्यक्ति है। हाँ, तो असली आदमी वो होता है जो ये प्रश्न पूछना ही भूल जाए कि कोई मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता है। साहब, आपने कहा मुझे दुनिया भर से प्रेम मिलता है। जितना प्रेम मिलता है लगभग उतनी या शायद उससे ज़्यादा नफरत भी मिलती होगी। बिल्कुल। मैं देखना भूल गया कि लोग मुझे क्या दे रहे हैं। देख भी लेता हूँ तो महज आंकड़ों के नाते, एक फैक्ट की तरह कि भाई अभी जो मैं बात बोल रहा हूँ उसका लोगों पर असर क्या पड़ रहा है। लेकिन मैं लोगों से क्या आ रहा है मुझको, इस बात को मैं अपने कर्तव्य के रास्ते में नहीं आने देता। आप मुझे प्रेम दो या नफरत दो, मैं आपको वो दूंगा जो मेरे हिसाब से सबसे ऊंची बात है। आप मुझे ताली दो चाहे गाली दो, मैं आपको सच ही दूंगा। ये प्रेम होता है। क्या बात, क्या बात। सर, प्रेम की बात चली है तो यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा कि एक ज़माना था जब बिना देखे शादी हो जाया करती थी और बुढ़ापे तक टिकाऊ रहती थी। आजकल लिव इन में भी रहते हैं, घूमते भी हैं और फिर शादी के कुछ वक्त के बाद डिवोर्स ले लेते हैं। तो ये जो डिवोर्स के केसेस हैं ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, बढ़ते इसलिए जा रहे हैं। बात अब हो सकता है आपको बहुत प्यारी न लगे, पर आपने इसलिए तो नहीं पूछा कि मैं आपको कुछ दबा छुपा ढका हुआ जवाब दे दूं। तो खुली बात बोलता हूँ, बढ़ते इसलिए जा रहे हैं क्योंकि प्रकृति ने इंसान को ऐसा बनाया नहीं है कि कोई भी दो व्यक्ति ताउम्र एक साथ चल सकें। चाहे वो दो बच्चे हों, चाहे दो पुरुष हों, दो स्त्रियां हों, या फिर स्त्री और पुरुष हो। तो ऐसा कोई प्रकृति में न बंधन है न व्यवस्था है कि दो लोगों को साथ हमेशा चलना ही है। ठीक है,
पहले चल जाता था क्योंकि बहुत तरीके के डर होते थे। हो तो ये भी जाता है कि आप किसी को उम्र कैद की सज़ा दे दें तो वो जीवन भर जेल में चल जाए, तो उसको आप ये थोड़ी कहेंगे कि बहुत प्यार की बात है। तो क्यों बढ़ने लगा है? क्योंकि अब लोगों को हक आ गया है कि वो अलग हो सकते हैं, और लोगों को अधिकार रहेगा कि वो अलग हो सकते हैं तो अलग होंगे। मैं बिल्कुल मानता हूँ और अच्छी तरह मैंने देखा भी है कि जब माँ बाप अलग होते हैं तो उसका परिवार पर, विशेषकर बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ये बिल्कुल देखा है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि उतना ही बुरा असर है, उससे ज़्यादा बुरा असर उन परिवारों में भी पड़ता है जहाँ माँ बाप में दिन रात की कलह रहती है, और जहाँ दो ऐसे व्यक्ति, एक स्त्री एक पुरुष, साथ रह रहे होते हैं जिनमें आपस में कोई संगति हो ही नहीं सकती, लेकिन ये दोनों ज़बरदस्ती एक दूसरे के साथ हैं, और ऐसे परिवारों से भी बच्चे बहुत बर्बाद निकलते हैं। तो कुछ हद तक संबंध विच्छेद होना कोई आवश्यक रूप से बुरी बात नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जितने लोग हैं सब अपने रिश्ते तोड़ लें, लेकिन अगर साहब आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, लोग हैं अपनी अपनी कंपनियों में, ऑर्गेनाइजेशन सीरियस पदों पर होंगे, आप जो भी निर्णय लेते हो वो 100% सही निकलता है क्या? आप हायरिंग करते हो वो सारी फुल प्रूफ होती है या हायरिंग मिस्टेक्स भी होती हैं? आप किसी को प्रमोशन दे देते हो, आपको फिर ऐसा नहीं होता क्या कि 1 साल बाद पता चले कि गलत आदमी को प्रमोशन दे दिया? इंसान है ना, हम भगवान थोड़ी है कि गलती नहीं कर सकते। जब गलती नहीं कर सकते तो शादी के लिए भी आप जिसको चुनते हो उसमें भी गलती हो सकती है, और अगर वो गलती हो गई है तो उसका सुधार करो। सुधार पहले तो ऐसे किया जाता है कि बातचीत करी, रिश्ता बचाने की कोशिश करी, वो भी सुधार का ही एक तरीका है। लेकिन अगर वो तरीका नहीं चलता तो आवश्यक नहीं है कि एक दूसरे के साथ बंधे रह करके यंत्रणा भोगो जीवन भर। तब अलग रहना ही सही रहेगा, ऐसा आपका मानना है? बहुत सारे लोग देखिए, मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ। मेंटल डिजीज जो है दुनिया में, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिमागी बीमारी का दुनिया में सबसे बड़ा कारण विवाह है। ये जो बेमेल रिश्ते हैं, ये सिर्फ हंसने की बात नहीं है, ये यथार्थ है, ये फैक्ट है। आप जाएं अगर किसी साइकोलॉजी के ज्ञाता के पास या किसी साइकेट्रिस्ट के पास, तो वो आपको बताएगा कि ये जितना दिमाग का बिल्कुल ज्वालामुखी बनता है, उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि आपको एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहने पर विवश होना पड़ रहा है जिसके साथ आपका कोई मेल बैठ ही नहीं सकता, और आप लाइफ में प्यार के कंजम्पशन बढ़ाए जा रहे हैं। सर, आज इस प्रांगण में इतने सारे लोग बैठे हैं, अलग अलग बिजनेस से जुड़े हुए, और आज हम यहाँ पर फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ये बात और है कि एक बहुत बड़ा एसी इधर चल रहा है, और जैसे कि आपने क्लाइमेट के बारे में बात बोली कि आने वाले जो साल होंगे वो शायद और भी बदतर हो जाएंगे। उसके लिए हमें आज से ही सोल्यूशन खोजना होगा। और जो पूरी इंडस्ट्री है, मैं उनसे ये कहूँगा कि देखिए, कमर्शियली तो इस इंडस्ट्री का भविष्य बहुत ज़बरदस्त है। कोई नई इंडस्ट्री होगी जिसके बारे में अभी से लगभग तय है कि अगले 30 साल में 10 गुना सेल्स बढ़ जानी है, इस इंडस्ट्री की बढ़ जानी है। और बढ़ जानी है उसकी एक बड़ी वजह लगभग ये भी है कि क्लाइमेट चेंज होगा, और ये जो सेल्स बढ़ जानी है इससे भी आशंका है कि 0.5 डिग्रीज की टेम्परेचर राइज मात्र कूलिंग सॉल्यूशन से ही हो जानी है। तो जब भाग्य ने हमको इतनी प्रिविलेज्ड जगह पर लाकर रख दिया है कि जहां हमें मालूम है कि कूलिंग की तो डिमांड बढ़नी ही बढ़नी है, तो क्यों ना हम अपनी जिम्मेदारी भी फिर जमकर निभाएं। प्रारब्ध हमें बहुत कुछ दे रहा है, तो फिर क्यों ना हम अपना कर्तव्य भी निभाएं, और जितने तरीकों से और जिस हद तक संभव हो सकता है इस क्राइसिस मिटिगेशन के लिए जो संभव है वो हम करें। और हम जो कर सकते हैं हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। पहली बात, हमें एनर्जी एफिशिएंट यूनिट्स बनानी है। दूसरी बात, जो हम उसमें रेफ्रिजरेंट्स यूज़ कर रहे हैं, हमें उनको जल्दी से जल्दी फेज आउट करना है। हमको प्रोपेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, आइसोब्यूटेन, इनको लेकर के आना है। तीसरी बात, लीकेज कम से कम हो पाए उसके जो तरीके संभव हैं हमको वो अख्तियार करने हैं। रेगुलर मेंटेनेंस होनी चाहिए यूनिट्स की।
कॉन्टिन्यूअस उनका इंस्पेक्शन होना चाहिए कि कहीं लीकेज हो रही है नहीं हो रही है। जो जितने भी स्पेसेस हो रहे हैं, क्योंकि हम कूलिंग स्पेसेस तैयार करते हैं ना, स्पेस कूलिंग का काम है, जितने स्पेसेस तैयार हो रहे हैं हम देखें कि वो ऐसे तो नहीं है कि उनमें ज़बरदस्ती की कूलिंग की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारे काम हैं, कर्तव्य हैं बल्कि, जो इंडस्ट्री को निभाने होंगे, और यही मेरा आग्रह है आप सबसे। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात कि जीवन में हम अपने आप की अंदर शांति की खोज में उसे खोज नहीं रहे हैं, सिर्फ उपभोग करे जा रहे हैं उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो वो थोड़ा सा करना कम होगा। लेकिन ये सर जो अंदर की बात है, मैं पूछना चाहूँगा, इसका पता कैसे लगाएगा इंसान? बाहर की बात से, भीतर अपने कोई नहीं देख सकता। ये बड़ी माया रही है कि हमारे पास वो आंखें नहीं है कि हम अपने भीतर झांक सकें। तो भीतर क्या चल रहा है ये जानने के लिए हम बाहर क्या कर रहे हैं, इस पर नज़र रखनी होती है। उदाहरण के लिए, क्या मैं हर 5 मिनट में अपना फ़ोन उठा करके यूं ही देखना शुरू कर देता हूँ? वो मुझे बता देगा कि मैं भीतर से बेचैन हूँ। भीतर का एक्सरे नहीं ले सकते, पर अगर बिना बात के आप बार बार फ़ोन चेक करते हो तो इसका मतलब कुछ बेचैनी है। क्या ऐसा है कि किसी विशेष नंबर से कॉल आती है और मैं बिल्कुल दहल जाता हूँ, भीतर से हाथ पांव कांपने लग जाते हैं? वो बता देगा कि मेरे भीतर डर या ईर्ष्या या असुरक्षा की भावना बैठी हुई है। बाहर में जो कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे पता है मेरे पास फलानी चीज़ पहले से है, पर मैं उसकी 1 यूनिट और खरीदने के लिए चल रहा हूँ। ये बाहर का काम है। वो बाहर का काम मुझे बता देगा कि मेरे भीतर कुछ खोखलापन, कुछ बेचैनी है। तो मैं बाहर जो कुछ कर रहा हूँ उस पर कड़ी नज़र रखनी होती है। ये कहलाता है आत्म अवलोकन की विधि, कॉन्टिन्यूअस ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेल्फ। यदि स्वयं को जानना है तो अपने कर्मों पर बड़ी साफ, स्पष्ट, निर्मम निगाह रखो। अपने कर्मों को देख करके कर्ता का पता चल जाता है कि अंदर क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच सर। आज इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाला। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ इस सेशन में बनने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आचार्य प्रशांत जी, आचार्य मोहित। आपके 1 घंटे के संवाद से जो हमको बोध की अनुभूति हुई है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि सर, छोटा मुँह बड़ी बात, लेकिन एट द स्टार्ट ऑफ योर इंटरव्यू सर स्पोक अबाउट sports which means he also focused on health, which is I feel very important. Swasth Sharir, Swasth Man, Swasth Bharat. If this falls in place, I think everything else will fall in place. Thank you so much sir, it was privilege to have you here. I would request Dharkar साहब, Balani साहब and हमारे प्यारे मितुल भाई to please come on stage. Sir, what? To felicitate Acharya Prashant ji and Acharya Mohit. Big round of applause, ladies and gentlemen. We would also want to felicitate R.J. Mohit. Thank you so much for taking an excellent interview. सर के साथ थैंक यू सो मच पीपल। आपने हमारे संवाद को सुना, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा फिर से करना चाहूँगा सर का कि आप सर जयपुर में बस ऐसे पधारते रहें
हमें अपनी बातों से जोड़ते रहें और हमें बताते रहें कि उपभोग ज्यादा नहीं, अंदर की शांति को पहचानना कि आपको चाहिए क्या। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। सबका आभार।